स्पेस वॉरफेयर, वाई इट इज इन न्यूज। चीन ने कथित तौर पर दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है। यह शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस है। तो चीन ने अभी एक कमांड बना दिया है, नियर स्पेस कमांड, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार स्थापित है। यह नई कमांड चीन की 5वीं सेना के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में चीन में मौजूद हमें 4 कमांड है, और इनमें से एक रॉकेट कमांड है, और 5वीं कमांड के रूप में मतलब थल सेना, नौसेना, वायुसेना, और रॉकेट कमांड, और जो अभी नियर स्पेस कमांड बनाई है। नियर स्पेस कमांड बेसिकली है क्या? नियर स्पेस किसी देश की राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर और उसका निकटवर्ती क्षेत्र होता है। इसका विस्तार लगभग 18 से लेकर 160 किलोमीटर के बीच सामान्यतः माना जाता है। ऐसी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वायु बहुत अधिक विरल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह स्थापित करना कठिन होता है, जिससे नियर स्पेस नो मैंस लैंड बन जाता है। मतलब नियर स्पेस में ना तो उपग्रह स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान अधिक होता है। दूसरी तरफ वायु विरल होती है, इसलिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां भी नहीं हो पाती हैं। चीन का नियर स्पेस कमांड निम्नलिखित लक्ष्य प्रणालियों से सुसज्जित होगा। सबसे पहले शत्रु के साथ महत्वपूर्ण सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाने के लिए आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, नीचे ही ये हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जो 5 मैक से अधिक तेजी से उड़ सकती हैं। ठीक है, ऐसी मिसाइलें विरल वातावरण में होने के बाद भी नियर स्पेस के काम कर सकती हैं। इससे वे लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक गति से आगे बढ़ सकती हैं। रडार प्रणाली से इनका पता लगाना और मिसाइल रक्षा प्रणाली के जरिए इन्हें नष्ट करना अधिक कठिन होता है। नियर स्पेस में दुनिया भर में अधिक ऊंचाई पर निगरानी करने के लिए जासूसी गुब्बारे, सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन, अन्य सहायक उपकरण की तैनाती। अब जासूसी गुब्बारे पिछले साल खूब न्यूज में रहा था, चाइना द्वारा अमेरिका की जासूसी के लिए इस तरीके के गुब्बारे छोड़े गए थे। इस तरह के उपकरण तैनात किए जा सकते हैं नियर स्पेस में ही। इसके बाद इस तरह के नियर स्पेस कमांड अंतरिक्ष को युद्ध के चौथे फ्रंट के रूप में रेखांकित किया गया है। अब जानते हैं अंतरिक्ष युद्ध के बारे में, तो थोड़ा इसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जॉन एफ कैनेडी ने क्या कहा था। अंतरिक्ष पृथ्वी पर हमारे भविष्य की कुंजी हो सकता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि अंतरिक्ष पर प्रभुत्व का अंतिम अर्थ क्या होगा। अंतरिक्ष पृथ्वी पर हमारे भविष्य की कुंजी हो सकता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि अंतरिक्ष पर प्रभुत्व का अंतिम अर्थ क्या होगा। जॉन एफ कैनेडी। मतलब बहुत ज्यादा संभावनाएं और बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अंतरिक्ष का सैन्यकरण जल थल नभ आधारित सैन्य अभियानों को सहायता प्रदान करने हेतु अंतरिक्ष के उपयोग को अंतरिक्ष का सैन्यकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, जल थल नभ आधारित जो सैन्य अभियान है इनको सहायता प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती अंतरिक्ष का सैन्यकरण कहलाती है। यह कमांड एवं नियंत्रण संचार यह कमांड एवं नियंत्रण यह कमांड एवं नियंत्रण संचार सामरिक और युद्ध क्षेत्र की निगरानी लक्ष्य को भेदने में हथियारों की क्षमता को सुधारने में मदद करता है। अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण। अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ विनाशकारी क्षमता वाली अंतरिक्ष आधारित उपकरणों को वाय अंतरिक्ष में स्थापित करना है। इसके चलते वाय अंतरिक्ष भी अब युद्ध क्षेत्र बन गया है और यह युद्ध के चौथे फ्रंट के रूप में देखा जा रहा है। किन किन देशों ने जिनने पहले से रॉकेट कमांड बना रखी है उनके लिए यह 5वें युद्ध क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। अंतरिक्ष युद्ध पर बहस की शुरुआत 1962 के दौरान हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने अंतरिक्ष में भू आधारित परमाणु हथियार का विस्फोट किया था। इस दौरान अमेरिका ने अंतरिक्ष में भू आधारित परमाणु हथियार के जरिए विस्फोट किया था। इसके परिणामस्वरूप 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि संपन्न हुई थी। अमेरिका द्वारा बहुत पहले ही इस तरीके का परीक्षण किया जा चुका था। इसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी हुई। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी बाह्य अंतरिक्ष में आउटर स्पेस ट्रीटी बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों को रोकती है, लेकिन नियर स्पेस में तो ऐसा किया जा सकता है। आउटर स्पेस ट्रीटी
वह अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को रोकती है, बट नियर स्पेस में, जो कि 100 नियर स्पेस में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। इवन इंडिया ने भी जब अपना ईसैट परीक्षण किया था तो हमने उसको जो आउटर स्पेस है उसमें ना करके हमने उसको नियर स्पेस में करने की कोशिश की थी। नियर स्पेस के लिए देयर इज नो प्रोविजन इन आउटर स्पेस ट्रीटी फॉर द वेपनाइजेशन ऑफ नियर स्पेस। सो चाइना ऑल्सो एस्टेब्लिश इट्स स्पेस कमांड दैट इज नेम्ड नियर स्पेस कमांड। तो चाइना ने भी इसलिए नियर स्पेस कमांड स्थापित की है। सबसे पहले है अंतरिक्ष आधारित हथियारों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है अर्थ टू स्पेस काइनेटिक वेपन। इसमें सीधे पृथ्वी से भेजे जाने वाले हथियार या कक्षा में परिक्रमा कर रहे एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल होते हैं। ये हथियार अपने साथ विस्फोटक या प्रक्षेपास्त्र ले जा सकते हैं जो सीधे लक्षित अंतरिक्ष यान पर हमला करते हैं या उसके नजदीक विस्फोट करके उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरे क्रम से अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक हथियार जैसे जैमर, लेजर, साइबर हमले, जैमिंग, स्पूपिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हार्डवेयर, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियार शामिल हैं। इनके जरिए अस्थायी और स्थायी रूप से उपग्रहों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस टू काइनेटिक हथियार, इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में मलबा फैलाने वाले व को ऑर्बिटल एसैट हथियार शामिल किए जाते हैं। ये हथियार प्रत्यक्ष रूप से लक्षित उपग्रह से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसकी कक्षा को विस्थापित कर सकते हैं। स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक हथियार, इसमें को ऑर्बिटल जैमर्स, HPMS लेजर शामिल है। स्पेस टू काइनेटिक हथियार, स्पेस टू अर्थ काइनेटिक हथियार, इसके तहत पृथ्वी पर मौजूदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कुछ हथियार को अंतरिक्ष में तैनात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बारमेंट सिस्टम FOBM। यह एक मिसाइल सैटेलाइट है। इस पर परमाणु वॉरहेड लगा होता है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया जाता है। इसकी मदद से पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है। अब आते हैं मुख्य बात, ये सब चीजें नहीं पूछेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष युद्ध की नई रणभूमि में क्यों उभर रहा है? अंतरिक्ष युद्ध सबसे पहले नई रणभूमि के रूप में क्यों उभर रहा है? तो सबसे पहले क्या है, फायदे नुकसान होंगे तभी तो उभर रहा है। उपग्रह किसी भी देश की राष्ट्रीय अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनका उपयोग वाणिज्यिक, सैन्य दोनों देशों के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि शत्रुओं द्वारा इन्हें अपना निशाना बनाया जा सकता है। यदि आप किसी देश की संचार प्रणाली को ध्वस्त करना चाहते हैं तो उसमें उपग्रह को हिट करना एक बड़ा रास्ता हो सकता है। भारत के पास GSAT-7 और GSAT-7 एंग्री बर्ड नामक 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं। तो अभी क्या है हमारे पास, GSAT-7 और GSAT-7A नामक हमारे पास 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते और नियमों का अभाव है। उदाहरण के लिए 1967 में जो अंतरिक्ष ट्रीटी हुई थी, जैसी संधियां अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश वाले हथियार के प्रसार पर रोक लगाती हैं। हालांकि यह संधि अंतरिक्ष आधारित सभी तरह के हथियार, उनके परीक्षण या सैन्य अंतरिक्ष बलों पर स्पष्टता रोक नहीं लगाती। इसमें क्या है, अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियार पर तो यह संधि रोक लगाती है, परंतु सभी प्रकार के हथियारों, उनके परीक्षण और सैन्य बलों पर स्पष्टता रोक नहीं लगाती। मतलब इसमें कई सारे लूप होल विद्यमान है, ठीक है। इसके बाद है माइक्रो नैनो उपग्रह, मैन्यूवरिंग उपग्रह आधारित जैमर, हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में तेजी से विकास हो रहा है। इससे आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष अभियानों में भाग लेने के लिए राष्ट्रों की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए चीन ने रिमोट प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन की क्षमता विकसित की है। इसके अंतर्गत उपग्रह की मरम्मत करना या उनमें ईंधन भरना के लिए लक्षित उपग्रह से भौतिक रूप से जुड़ना आदि शामिल है। इसके अलावा दुनिया भर में पारदर्शिता की कमी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के
दोहरे उपयोग की प्रकृति के कारण अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका ने जासूसी करने के संदेह में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे चीन के गुब्बारे को नष्ट कर दिया था। हालांकि चीन ने दावा किया है कि इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा था। इसके बाद अलग अलग राष्ट्र प्रतिरोध क्षमता हासिल करने मतलब डिटरेंस पावर प्राप्त करने के लिए और शत्रुओं पर भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण में भी निवेश कर रहे हैं। तो मतलब अलग अलग रीजन है यहाँ पर, जैसे डिफरेंस, तो कोई डिफरेंस के लिए कर रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन, भारत, रूस, अमेरिका जैसे देश एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण किया है। अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित अंतरिक्ष बलों का गठन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, जापान ने ऐसे बलों का गठन किया है। तो स्पेस कमांड का गठन किन किन देशों ने कर चुके हैं? तो इसमें अमेरिका, फ्रांस और जापान, या फिर जाफ बोल सकते हैं इसको, JAF या फिर फाज बोल सकते हैं। अब आते हैं अंतरिक्ष के लिए संधियां कौन कौन सी है। सबसे पहले आउटर स्पेस ट्रीटी। यह संधि अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार है। इसके जरिए बाह्य अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर रोक लगाई गई है। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है। भारत ने 1982 में इसको रेक्टिफाई और साइन दोनों कर चुका है भारत। अब है लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972। इसके तहत पृथ्वी या अंतरिक्ष दोनों जगह, पृथ्वी या फिर अंतरिक्ष दोनों जगहों पर किसी भी देश या देश के समूहों द्वारा प्रक्षेपित यान से होने वाले नुकसान से संबंधित प्रक्षेपणकर्ता देश ही उत्तरदायी होगा। तो इसमें क्या होगा कि यदि किसी देश का सैटेलाइट है और उससे किसी अन्य स्थान को या फिर अन्य देश को नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? प्रक्षेपणकर्ता देश करेगा, पृथ्वी में भी और अंतरिक्ष पे भी। बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों के पंजीकरण पर भी एक कन्वेंशन हो चुका है। तो इसमें क्या है, जो भी देश अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च करता है उसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी। मून एग्रीमेंट, इसमें भी इंडिया शामिल नहीं है, लेकिन इसके अनुसार चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों पर का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इन सभी इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि मानवीय गतिविधियों से चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों को पर्यावरणीय नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध ट्रीटी, यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। भारत ने अभी अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार करने के लिए भारत ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो सबसे पहले है डिफेंस स्पेस कमांड। क्यों इसका गठन किया गया है? इसका गठन 2019 में किया गया था। डिफेंस स्पेस रिसर्च कमांड, यह रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का समर्पित संगठन है। इसका मुख्य काम DRDO नहीं सॉरी रक्षा अंतरिक्ष डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO का समर्पित संगठन है। इसका मुख्य काम भारत की अंतरिक्ष युद्ध और सैटेलाइट इंटेलिजेंस परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव करना है। सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए असैन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि असैन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके और रक्षा अंतरिक्ष के लिए कि असैन्य अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी है उसके डेवलपमेंट के लिए इसका गठन किया गया था। मिशन शक्ति, इसके तहत भारत ने पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके बाह्य अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को बाधित करने हेतु अपनी क्षमता का परीक्षण कर लिया है। तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी उपग्रह के कार्यों को बाधित करने, उसे नष्ट करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके बाद है इंड स्पेस एक्स है। तो इंड स्पेस एक्स इसका आयोजन 2019 में किया गया था। यह पहला सिमुलेशन आधारित अंतरिक्ष अभ्यास है। इसमें कंप्यूटर में एक सिमुलेशन बना के अंतरिक्ष अभ्यास किया गया था। इसके जरिए भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित हितों को पूरा करने हेतु स्पेस और काउंटर स्पेस
कैपेबिलिटी की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। स्पेस कैपेबिलिटी में उपग्रह स्थापित करना, अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रहों के माध्यम से संचार जैसी गतिविधियों को शामिल होती है। दूसरी ओर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में क्या किया जाता है, अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु उपाय किए जाते हैं। अब इसके बाद फिर ने और क्या क्या किया गया है, मिशन डेप स्पेस, अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन डेप स्पेस शुरू किया गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अंतरिक्ष आधारित युद्ध से क्या क्या चुनौतियां और चिंताएं हो सकती हैं। सबसे पहले है अंतरिक्ष हथियारों की होड़, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ या फिर प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इससे शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और इन सबका परिणाम कहाँ पर, वैज्ञानिक अनुसंधान पर और शांतिपूर्ण तरीके से इसके प्रयोग पर पड़ेगा। इस बाद अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन को भी खतरा हो सकता है, तो जिससे फाइनली सामाजिक आर्थिक हानि हो सकती है। अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि होगी या फिर केसलर सिंड्रोम की घटना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे क्या होगी, फाइनली अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करना ही समस्या हो जाएगी। इसके अलावा है भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि, कि देखो अंतरिक्ष में शस्त्रीकरण तो ऊपर होगा लेकिन तनाव कहाँ पर पड़ेगा, तो जियो पोलिटिकल टेंशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। इसके बाद है अंतरिक्ष की कक्षाओं पर कुछ देशों का वर्चस्व हो सकता है, जैसे अमेरिका जैसे देश जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अंतरिक्ष पर। अब भारत को क्या क्या चुनौती है, सबसे पहले भारत के पास बजट ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, स्वदेशी तकनीक की कमी है। अंतरिक्ष में खतरों का पता लगाने, मतलब दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद के बचने के लिए भी भारत के पास खतरों का पता लगाने, उनसे सुरक्षित होने, उनसे निपटने के लिए आवश्यक अभियान चलाने हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी की कमी है। इसके अलावा है डिफेंस ऑफ स्पेस रणनीति का अभाव है। इसके अलावा है सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर कम ध्यान दिया जाता है, तो सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर कम ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं फाइनली क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस और टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ इंडिया। तो फर्स्टली व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते विकसित किए जाने चाहिए जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो। सबसे पहले अंतरिक्ष आधारित हथियारों की तैनाती के लिए मजबूत सत्यापन तंत्र होना चाहिए। दूसरी बात है संप्रभु अंतरिक्ष परिसंपत्तियों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत, तो जो भी कॉमन संप्रभु अंतरिक्ष परिसंपत्तियों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। जो किसी देश के तहत परिसंपत्तियां आती हैं तो उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। कृत्रिम उपग्रह द्वारा एक दूसरे के कितने समीप आवागमन किया जा सकता है, कृत्रिम उपग्रह एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, इस विषय पर नियम बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा डेटा साझा करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए सभी देशों को सहयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम करनी चाहिए, जैसे कि पारोस। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश एक संकल्प है जिसमें अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अंतरिक्ष में राज्यों और गैर राज्य अभिकर्ताओं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें विशेषज्ञता के साथ साथ सबका विश्वास भी हो। नेक्स्ट क्या है, एक दूसरे के निकट स्थित या नियमित रूप से एक दूसरे के समीप होकर गुजरने वाले उपग्रहों की तकनीकी क्षमताओं को साझा करने के लिए राष्ट्रों के बीच व्यापक सहयोग की भी आवश्यकता है। एक दूसरे के निकट स्थित या फिर नियमित रूप से जो एक दूसरे के समीप आने वाले उपग्रह हैं, इनकी उपग्रहों की तकनीकी क्षमताओं को साझा करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। एक दूसरे के निकट स्थित या नियमित रूप से एक दूसरे के समीप से होकर गुजरने वाले उपग्रहों की तकनीकी क्षमताओं को साझा करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।